जब आप समाज में घटने वाली किसी भी गलत प्रथा, गलत विचारधारा, गलत नियम के खिलाफ स्टैंड लेते हैं, चाहे छोटे स्तर पर ही लें, चाहे बहुत ही छोटा स्तर हो, चाहे आप 4 लोगों में ही उस चीज़ का ज़िक्र करते हैं और अगर कहीं आप खड़े भी होते हैं उसके खिलाफ, आवाज़ भी उठाते हैं, तो आप कोई भी कार्य जब ऐसा करते हैं, तो आपके अंदर गलत चीज़ के खिलाफ खड़े होने का एक संस्कार डेवलप होता है और जितना फेयर तरीके से आप करते हैं क्योंकि कई बार हम लोग फेयर तरीके से नहीं करते। फेयर तरीके से नहीं करते मीन्स कि कुछ लोग अपना बेनिफिट देख लेते हैं कि कुछ भी मान लीजिए कोई कोई कानूनी नियम है, कोई सामाजिक नियम है, हर व्यक्ति अपना-अपना बेनिफिट देख के साइड में खड़ा हो जाता है। दोनों तरफ का बेनिफिट देखना, सही देखना, बेनिफिट देखना नहीं, दोनों तरफ से सही देखना, वो बहुत कम लोग करते हैं। आज मैं इसी सिलसिले में आप सभी के साथ निधि नाम की एक लड़की का केस शेयर करने जा रही हूँ। निधि की आयु लगभग 28 वर्ष है। उनका अपना छोटा-सा ऑनलाइन का बिज़नेस है। उनके पिता की एक शॉप है, जिसे वो रन करती हैं अपने पिता के साथ बैठकर। उनकी फैमिली में उनकी एक छोटी बहन है। निधि का नेचर बचपन से कुछ इस तरह का रहा कि वो बचपन से, आज तो उनकी आयु 28 वर्ष है, लेकिन बचपन से ही जब वो थोड़ा-सा उनकी समझ विकसित हुई 13-14 साल की, तब से उन्होंने कुछ चीज़ें बहुत अलग तरह से अपनी फैमिली से उनका जवाब माँगना शुरू किया। जैसे कि उनका सवाल होता था कि हमेशा बेटियों को ही क्यों कहा जाता है माता-पिता का घर छोड़ने के लिए? हमेशा बेटियों को ही क्यों कहा जाता है कि वो विवाह के बाद अपना सरनेम बदल लें? हमेशा लड़कियों से ही ये उम्मीद क्यों रखी जाती है कि वो घर का कार्य करेंगी? ऐसा क्यों होता है कि जब पुत्र अपने माता-पिता की सेवा करता है तो उसकी तारीफ़ की जाती है कि ये कितना अच्छा पुत्र है। लेकिन इसके विपरीत यदि पुत्री अपने माता-पिता की किसी भी तरह से सेवा करती है, तो उस पर सामाजिक और धार्मिक नियम अलग हैं। जैसे कि पुत्री से धन नहीं लेना चाहिए या पुत्री के घर नहीं जाके रहना चाहिए, इस तरह के कुछ सामाजिक नियम। ऐसा क्यों होता है कि जब घर का दामाद घर में आता है तो उसकी तो बहुत आव-भगत की जाती है। लेकिन उसी तरह से जब घर की बहू घर में आती है तो उससे बहुत सारी उम्मीदें की जाती हैं। दामाद को यदि बिठा के खिलाया जाता है तो बहू से बना के खिलाने की उम्मीद रखी जाती है। ऐसा क्यों है कि लड़कों को माता-पिता की प्रॉपर्टी का लगभग 90% मिल जाता है और लड़की को दहेज के रूप में थोड़ा-सा देकर विदा कर दिया जाता है? ऐसा क्यों है? क्यों लड़कियों को ये कहा जाता है कि विवाह के बाद लड़कियां ज़्यादा अपने मायके नहीं जाती? लेकिन जब पुत्र अपने माता-पिता के साथ रहता है, तब ये कहा जाता है कि कितना अच्छा पुत्र है, ये अपने माता-पिता को वक़्त देता है, उनके साथ रहता है, उनकी सेवा करता है। हर चीज़ में, चाहे वो सामाजिक नियम हो, चाहे वो धन संपत्ति पर आधारित नियम हो, हर चीज़ में ये भेदभाव क्यों किया जाता है? ये चीज़ और भी बढ़ गई क्योंकि निधि जी की आयु लगभग 28 वर्ष है और उनकी छोटी बहन लगभग 26 वर्ष की है, तो दोनों ही लगभग विवाह की आयु की हैं। तो माता-पिता जब उनके लिए वर ढूँढ रहे हैं, तो उनका ये था कि दोनों में से जिस भी बेटी की हमारी शादी हो जाए। तो फिर निधि के मन में ये सवाल था, उसने फिर ये सवाल किया कि क्यों हम दोनों ही विवाह करके आपको छोड़ के चले जाएँ? यानी कुल मिला के ये था कि हर चीज़ में उसका एक सवाल होता था कि सिर्फ़ लड़कियों से ही ये उम्मीद क्यों? लड़कों से ये उम्मीद क्यों नहीं? सामाजिक नियम ऐसे क्यों? अब जब ये बातें हैं, सुनने में तो आपको लो लग रहा होगा कि ये तो एक सामान्यतः कोई लड़की बात कर सकती है, इसमें विशेष क्या है? लेकिन विशेष है। विशेष ये है कि निधि के मन में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तीव्र भावना के साथ है। एक बगावत और एक परिवर्तन की भावना को लेकर है। यहाँ पर एक आपको एक दोहरा मतलब एक अलग तरह का नज़रिया भी देखने को मिलेगा। एक तरफ निधि जी का ये कहना है कि वो दहेज के खिलाफ है, जो कि बहुत खुशी की बात है, होना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उनका कहना है कि क्यों बेटी को माता-पिता की संपत्ति नहीं मिलती? क्या इसलिए नहीं मिलती
क्योंकि उसे विदा कर दिया जाता है। पहले उसे ही घर से निकाला जाता है, विदा किया जाता है, और उसके बाद ये कहा जाता है कि क्योंकि तुम्हें विदा कर दिया गया है इसलिए अब पिता की धन संपत्ति पर तुम्हारा हक नहीं है। चाहे कानूनी नियम बन गए हो, लेकिन सामाजिक नियम तो ऐसे नहीं बने। खैर, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा तीव्र भावना के साथ थी निधि के मन में, तो इन चीजों को लेकर निधि बहुत ज्यादा ये उसके लिए मामूली नहीं थी, ये उसके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती थी। निधि के पीएलआर में जो चीज सामने आई, अब मैं वो आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं एक छोटे से 2 कमरे के घर में हूँ, जहाँ बहुत सारे मेहमानों की भीड़ है। मैं अपनी ननद और सास के साथ एक कमरे में पलंग पर बैठी हूँ। मेरे पति दूसरे कमरे में पुरुष मेहमानों के साथ हैं। मेरी सास और मेरी ननद के चेहरों पर इस शादी को लेकर नाखुशी का भाव स्पष्ट उनके चेहरों पर देखा जा सकता है। लगता है वो इस विवाह से खुश नहीं है। ये एक बहुत छोटा सा दृश्य था। इसके बाद जब निधि को आगे बढ़ने के निर्देश दिए गए कि कुछ महत्वपूर्ण, वहां पर अगर जब निधि को पहुंचने के निर्देश दिए गए, तब उन्होंने कहा, मैं किचन में काम कर रही हूँ। घर के सारे काम की जिम्मेवारी मेरी है। घर पर सिर्फ हम 3 लोग हैं, मेरी सास, मेरी ननद और मैं। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत दुखदाई दृश्य निधि जी के सामने आता है। मेरी ननद ने कसकर मेरी दोनों बाजुएं पकड़ी हुई हैं और मेरी सासू माँ मुझ पर मिट्टी का तेल उड़ेल रही है। ये एक बहुत ही कष्टदायी दृश्य होने जा रहा था, जो कि समझ आ रहा था। निधि जी के चेहरे पर पसीना था, वो दर्द नजर आ रहा था, समझ आ रहा था कि वो कुछ कुछ फील कर रही हैं, कुछ अच्छा उन्हें नहीं लग रहा है। तो ऐसे में उन्हें निर्देश दिए गए कि वो इस दृश्य को एक दृष्टा भाव से देखें, साक्षी भाव से, दूर से देखें, ऐसे जैसे ये उनके साथ घटित नहीं हो रहा। और तब जो उन्होंने बयां किया वो बहुत ही हृदय विदारक था। मैं तड़प रही हूँ, जमीन पर ऐसे तड़प रही हूँ जैसे बिन पानी के कोई मछली तड़पती है। मैं बिल्कुल झुलसी हुई अवस्था में जमीन पर पड़ी हूँ, क्योंकि निधि जी अब इस दृश्य को एक साक्षी भाव से बाहर से देख रही हैं, तो उन्हें थोड़ा और उनके आसपास क्या घटित हो रहा है उसे देखने के जब निर्देश दिए गए, तो उन्होंने कहा, मेरी सासू माँ और मेरे ननद के चेहरे पर मुस्कुराहट है। अगली दृश्य में वो कहते हैं, मेरी मृत्यु हो चुकी है और मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरी माँ हॉस्पिटल की भीड़ में एक कोने में खड़ी है। उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं उन्हें संभाले हुए हूँ। अब यहाँ आपको लग सकता है कि निधि किस प्रकार कह सकती हैं कि मैं उन्हें संभाले हुए हूँ, लेकिन आत्माएं जो हमारे प्रियजन हैं वो मृत्यु के बाद भी बिल्कुल जब देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति टूट रहा है, जो उनका प्रियजन है खत्म हो रहा है, तो ऐसे में अपनी वाइब्रेशंस के द्वारा, अपनी जो ऊर्जा के द्वारा उसे रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। उसको थोड़ी देर के लिए जो उनकी जो बहुत तेज जो दर्द की फीलिंग है वो
जैसे सुन्न हो जाता है ना व्यक्ति, इस तरीके से समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से कई बार आत्माएं अपने प्रियजनों की मदद करती हैं। ऐसी ही कुछ मदद उस समय निधि जी द्वारा अपनी माता जी को प्रदान की जा रही थी। निधि जी ने इस सारी जो उनका पीएलआर हुआ, उसमें उन्होंने बताया कि ये लगभग 79 के आसपास का वक्त था जब उनके साथ इस तरह की घटना घटी है। और ये वो वक्त था जब पहली बार अ, इस तरह की जो बातें उठने लगी थी कि जैसे इससे पहले भी, मतलब इससे पहले से ही दहेज विरोधी कानून तो बन चुके थे, लेकिन वो सिर्फ दहेज के विरोध में थे, उसको एक अलग नजरिए से नहीं देखा जाता था। लेकिन ये 79 के आसपास का वक्त वो वक्त है जब किसी को आप मानसिक प्रताड़ना, भावनात्मक प्रताड़ना, उसके मन स्थिति को इतना खराब कर देना कि वो मृत्यु की कगार तक पहुंच जाए, इस तरह की भी परिस्थितियां जो बनाई जाती हैं, वो भी व्यक्ति दोषी है। मतलब ये जो 79 के आसपास का वक्त था, इसमें दहेज विरोधी कानून तो बहुत पहले से ही थे, लेकिन इन्हें बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू किया गया, क्योंकि उस समय पे जो उससे पहले जो मृत्यु होती थी उन्हें एक्सीडेंट के रूप में लिया जाता था। लेकिन इसके बाद सीरियसली इस चीज़ को समझने की कोशिश की गई कि इस तरह की ये जो होती हैं घटनाएं, ये एक्सीडेंटल मृत्यु नहीं है। देखिए, अभी निर्भया केस हुआ, निर्भया चली गई इस दुनिया से, लेकिन जाते जाते एक पूरी तरह से ढांचा बदल गई, सोचने समझने का तरीका बदल गई, एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन आया। इसी तरह का रोल निधि जी का रहा, क्योंकि ये उस दौर की कहानी है जब सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं हो रही थी, दहेज से रिलेटेड घटनाएं हो रही थी। तो ये जो निधि जी का केस रहा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक टर्निंग पॉइंट की तरह है। इस तरह के जो केस होते हैं जो पूरी तरह से कानूनों को बदलने के लिए मजबूर करते हैं, कानूनों में संशोधन होते हैं, लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आता है। आगे के दृश्य में वो कहती हैं कि कुछ वर्ष बाद का जो उन्होंने दृश्य देखा, उनकी माताजी कोर्ट के बाहर उनकी फोटो लेकर सीढ़ियों पर बैठी हैं, और आज 2 वर्ष बाद भी वो मेरे ससुराल वालों को सजा दिलाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। ये वो वक्त है जब बहुत ज़्यादा जो महिला संगठन थे वो सामने आए, और उन महिला संगठनों में जो एक महत्वपूर्ण चेहरा रहा, वो निधि जी की उस पूर्व जन्म की माता जी का था, जो इस चीज के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही थी। चलिए, ये बहुत ही हृदय विदारक केस था, लेकिन हम आज पे आते हैं। अब आज पे आप ध्यान दीजिए। आप एक बात देखिए कि जो कुछ भी हुआ, देखिए उन्होंने बहुत कम दृश्य देखे, तो बहुत कुछ हुआ होगा उनके साथ। हम एक कम शब्दों में अगर समझें तो वो जो पीरियड रहा होगा, उसमें बहुत ज्यादा भावनात्मक जो सोचने समझने का तरीका है निधि जी का, वो परिवर्तित हुआ होगा। वो परिवर्तन उनका इस बर्थ में भी सामने दिखाई दे रहा है। वो आज भी एक बगावती लड़की की तरह है। वो आज भी सामाजिक नियमों के खिलाफ खड़ी हो जाती है। आज भी वो बहुत सारी चीजों पर क्वेश्चन मार्क लगाती हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क वो बड़े फेयर तरीके से लगाती हैं। तो वो एक तरफ इस बात के लिए क्वेश्चन मार्क लगाती हैं कि लड़कियों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, उन्हीं से त्याग क्यों मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ वो इस बात के लिए भी क्वेश्चन मार्क लगाती हैं कि लड़कियों को उनके माता पिता की संपत्ति में सामाजिक अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है। सामाजिक, कानूनी नहीं, कानूनी तो है। वो बहुत फेयर तरीके से आज इन चीजों के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट में बहुत कुछ झेला है आत्मा ने। ये जो उसके अंदर पूरी तरह से जिस चीज के खिलाफ आप स्टैंड लेते हैं ना, वो आपके अंदर एक भावनात्मक परिवर्तन आ जाता है, ताकत आ जाती है, हिम्मत आ जाती है। जैसा कि आज आप निधि जी के व्यक्तित्व में देख सकते हैं कि वो भिड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो समाज के गलत नियमों के खिलाफ खड़ी हैं। पास्ट बर्थ में भी उनकी जो ये मृत्यु थी, समाज में बड़ा बदलाव लाने की वजह बनी। लोगों का नजरिया परिवर्तित हुआ कि सिर्फ
शारीरिक नहीं, मानसिक टॉर्चर भी कुछ होता है, कुछ महत्वपूर्ण है। हर चीज को एक्सीडेंट कहकर आप उससे पीछे नहीं हट सकते। और इस वर्ष में भी निधि जी अपने आसपास एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की वजह बन रही है। क्यों? क्योंकि वो विचारों में वो हर चीज को फेयर तरीके से, दो तरफा तरीकों से देख रही हैं, और जो चीज समाज में गलत है उसके खिलाफ स्टैंड ले रही हैं। और इसकी शुरुआत भी उन्होंने कर दी है। उन्होंने एक अपने लिए एक नियम सेट करा है कि मैं, यदि मेरा विवाह होता है तो जिस प्रकार से मैं अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की सेवा करूंगी, उसी प्रकार से मैं अपने माता पिता की भी सेवा करूंगी, तभी ये विवाह होगा। उनका स्पष्ट कहना है कि यदि पिता की संपत्ति पर मेरा अधिकार है तो उनकी सेवा भी मेरे ही कर्तव्य की अधिकार में आती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान ग्रहण करें। जब आप